हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकरा क्लासेज में। आज से लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ईट मनके तथा अस्तिया। चलिए, इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। किसका? अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत जैसे कि हमने पिछले बीते हुए समय को पढ़ना और उसको जानना ही क्या है? इतिहास है। ठीक है। इतिहास का जनक कौन है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को बोला जाता है। किसको? हेरोडोटस को बोला जाता है। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट से ले चलते हैं ताकि आपको सीक्वेंस में समझने में आसानी होगी। ठीक है। चलिए, हिस्ट्री को 3 कालखंड में बांटा गया है। कितने कालखंड में? 3 कालखंड में बांटा गया है। ठीक है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में तांबा का खोज हुआ था। किसका? तांबा का खोज हो गया था। और आदि ऐतिहासिक काल में कांसा का खोज हुआ था और ऐतिहासिक काल में लोहा का खोज हुआ था। ठीक है। इसको खोज होने के कारण सबका अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे तांबा का खोज होने के कारण इसे ताम्रयुगीन या पाषाण युगीन भी बोलते हैं। ठीक है। तांबा का खोज होने के कारण ताम्रयुगीन या पाषाण युगीन बोलते हैं। वैसे ही आदि ऐतिहासिक काल को कांसा की खोज के कारण कांस्य युगीन भी बोलते हैं। ठीक है। और ऐतिहासिक काल को लोहा की खोज होने के कारण इसे लोह युगीन भी बोलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में न लिखा गया है न ही पढ़ा गया है। ठीक है। न लिखा गया है न ही पढ़ा गया है, न लिखा गया है न पढ़ा गया है। वैसे ही आदि ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया था लेकिन पढ़ा नहीं गया था। लिखा तो गया था लेकिन पढ़ा नहीं गया था। ठीक है। और ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया था। ठीक है। और पढ़ा भी गया था। लिखा भी गया था और पढ़ा भी गया था। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है। पूरा पाषाण काल। ठीक है। उसके बाद है मध्य पाषाण काल और फिर नव या उत्तर पाषाण काल। नव या उत्तर इसको इसलिए बोलते हैं कि कोई भी नया चीज़ होता है तो वो उत्तर या नव में आता है। ठीक है। इसलिए उसको नव या उत्तर पाषाण काल बोलते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल में सबसे पहले आग की खोज हो गई थी। किसकी? आग की खोज हो गई थी। ठीक है। किसकी खोज हो गई थी? आग की खोज हो गई थी। और मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों का आविष्कार हो गया था। किसका? छोटे छोटे पत्थरों का आविष्कार हो गया था। ठीक है। और नव या उत्तर पाषाण काल में यहाँ पे कृषि और पशुपालन की खोज हो गई थी। प्राग ऐतिहासिक काल को देखने के बाद हम लोग आदि ऐतिहासिक काल को देख लेते हैं। इसमें बेसिकली सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। ठीक है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसमें ही फर्स्ट चैप्टर आपका ईट मनके एवं अस्तिया से स्टार्ट है। ठीक है। आपको हम पहले ही सीक्वेंस से बता दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। और ऐतिहासिक काल में हम लोग चलते हैं। ऐतिहासिक काल में जैसे प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया और आधुनिक भारत हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। पूरा स्वतंत्रता संग्राम जहाँ हुआ था 1947 में हम लोग का जो भारत आज़ाद हुआ था वहाँ तक पढ़ना है। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता मतलब ईट मनके एवं अस्तिया। सिंधु सभ्यता के उनके पुरातत्व और खोजकर्ता का नाम देख लेते हैं। जैसे कि जानकार चार्ल्स मेसन हो गए। ठीक है। बाद सर्वेक्षण कनिंघम हो गए। ठीक है। उसके बाद नामाकरण जॉन मार्शल हो गए। उसके बाद खुदाई दयाराम सोहनी हो गए। ठीक ना। उसके बाद क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब ये बढ़कर 20 लाख लगभग हो गई है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गई है। ठीक है। उसके बाद इसका आकार त्रिभुजाकार था। कैसा? त्रिभुजाकार था। इसका आकार त्रिभुजाकार था। और लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट हेडिंग पर बढ़ते हैं और वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं सिंधु सभ्यता आखिर कैसे कैसे प्रारंभ हुई थी और कैसे कैसे इसका विनाश हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए आइए अगला हेडिंग में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज। 1856 ईस्वी में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक 2 भाइयों के नेतृत्व में 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। ठीक है।
कर्मचारियों ने इसे खंडहर समझकर हजारों ईंटों उखाड़कर रेलवे लाइन में बिछा दिया गया और इसलिए वो नहीं जान सके कि यहाँ कोई सभ्यता थी। जब लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो वहाँ जो ईंटें खुदाई में निकल रहे थे तो वहाँ के जो कर्मचारी थे उनको पता नहीं चला कि यहाँ पे कोई पहले से सभ्यता थी, ठीक ना। वो सारे ईंटें को क्या किए, उसी लाइन में बिछाते चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद 1921 और 22 ईस्वी में दयाराम सहनी, राखल दास बनर्जी एवं सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई हुई और फिर जान सके कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का 3 काल में इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। प्रथम है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता जो 3200 BC से 2600 BC तक चला था, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता 2600 BC से 1900 BC तक। हड़प्पा सभ्यता को विकसित सभ्यता भी बोलते हैं। कौन सा सभ्यता? विकसित हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। उसके बाद उत्तर हड़प्पा सभ्यता जो 1900 BC से 1300 BC तक चला था और इसका रेडियो कार्बन विधि से 2300 BC से 1750 BC तक इसका काल हुआ था। BC मतलब आपका हो जाता है ईसवी पूर्व में, ठीक है। BC मतलब हो गया ईसवी पूर्व में और AD हो गया आपका ईसवी, ठीक है। सिंधु सभ्यता का विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा विस्तार था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पूरा इसका कुल विस्तार था। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन अब वे बढ़कर 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक हो गया है, ठीक है। चलिए इसको मैप के द्वारा जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए एक्चुअली यहाँ पर एक मानसरोवर झील नामक जगह है, मानसरोवर नामक एक झील है। यहीं से जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान के होते हुए सिंधु नदी गुजरती है, ठीक है, और अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। मानसरोवर नामक झील से सिंधु नदी पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का पहले खोज हुआ था। हड़प्पा का खोज हुआ था, ठीक है। हड़प्पा के खोज होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। इसके चारों दिशाओं में पश्चिमी सीमा सूत्का गंडोर, उत्तरी सीमा मांडा और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और सबसे नीचे दक्षिणी सीमा दैमाबाद था। ये पश्चिमी बिंदु पर था। कौन सा बिंदु? पश्चिमी बिंदु पर। और ये उत्तरी सीमा था इसका और ये पूर्वी सीमा था और ये सबसे नीचे दैमाबाद दक्षिणी सीमा था, ठीक है। इसका विस्तार ऐसे था। ठीक है। एक्चुअली ये देखने में चतुर्भुजाकार लग रहा होगा लेकिन है ये त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, ठीक है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पश्चिमी बिंदु सूत्का गंडोर दास नदी किनारे, उत्तरी बिंदु मांडा चिनाब नदी के किनारे, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर परवरा नदी किनारे और दक्षिणी बिंदु दैमाबाद हिंडन नदी के किनारे था। इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है सम जोड़ ऐड। स से सूत्का गंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से दैमाबाद। वैसे ही इसका नदी ज्ञात करने के लिए अलग ट्रिक है। डच है पर भारत में नहीं। चलिए इस पे नदी का देख लेते हैं। डी से हो गया आपका डास्क नदी, ड से हो गया आपका डास्क नदी, च से हो गया आपका चिनाब नदी, ह से हो गया आपका हिंडन नदी, और प से हो गया आपका परवरा नदी। देख लीजिए जगह का सम जोड़ ऐड, स से सूत्का गंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद, ठीक है। और ऐसी नदी के लिए डच है पर भारत में नहीं, यहीं तक नदी है, इसके आगे इतना बस जोड़ने के लिए बनाया गया है। डी से डास नदी, ड से डास नदी, च से चिनाब नदी, ह से हिंडन नदी और पर से परवारा नदी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग तक बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि। इसको पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में वेडर नामक पुरातत्व ने किया था, ठीक ना। 1925 में किसने? वेडर नामक पुरातत्व ने किया था। लेकिन आज तक सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं गया है, ठीक है।
आज तक सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं है, जो हम आपको पहले ही बताए थे। सिंधु नदी लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक का अर्थ क्या हुआ? अर्थात चित्रों के माध्यम से भाव को अभिव्यक्त करना ही भाव चित्रात्मक कहलाता है। चित्रों के माध्यम से भाव को अभिव्यक्त करना ही भाव चित्रात्मक कहलाता है, ठीक है। सिंधु लिपि दोनों तरह से लिखी जाती थी। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ से कुछ लिख रहे हैं, फिर इधर से घूम जाएंगे, और फिर इधर से घूम जाएंगे, और फिर इधर से घूम, जैसे सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, वैसे लिपि थी उसका, ठीक ना। इसको ना गुस्ट्रोफेदोन कहा गया है। गुस्ट्रोफेदोन कहा गया है। इस लिपि को क्या कहा गया है? गुस्ट्रोफेदोन कहा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता, यह सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। कैसा सभ्यता थी? मातृसत्तात्मक थी। यहाँ पे माताओं का ज़्यादा वैल्यू होता था पिता की अपेक्षा। आज भी यहाँ पे पहले पिता का नाम लिया जाता है कहीं भी नाम लिखवाने से पहले, लेकिन वहाँ पे जब सिंधु सभ्यता थी वहाँ पे मातृसत्तात्मक की ज़्यादा वैल्यू थी, ठीक ना। यह कांस्य युगीन थी। कैसी थी? कांस्य युगीन थी। यहाँ क्योंकि यहाँ पे कांस्य युगीन का मतलब कांस्य का खोज हुआ था, जो आपको हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ के लोग लोहे एवं पित्तल से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग लोहे एवं पित्तल से परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे कांस्य की खोज हुआ था, इसलिए लोहे और पित्तल के बाद में जाकर उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग तक बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत, ठीक है, जिसमें हम लोग का आवास में, जैसे कि जहाँ जहाँ सिंधु सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, वहाँ पे क्या आवास जो ईंटा मिला था वो तो आवास ही बनाया हुआ था ना, उसके आधार बेसिस पे खोज किया गया था। मृदभांड हो गया, मृदभांड जैसे मिट्टी के बर्तन वहाँ पे मिले थे, जैसे कि वहाँ के लोग खाना बनाते थे किस चीज़ में, वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वो हो गया। आभूषण, चंद्रहुदरो में आभूषण का खोज मिला है, जैसे कि वहाँ के लोग जो स्त्रियाँ थी वो आभूषण भी करते थे, ठीक है, करती थी। उसके बाद औजार हो गया, आखेट करने के लिए, यानी कि जानवरों को शिकार करने के लिए आखेट। ये 5-6 चीज़ है जिससे इनकी जानकारी का प्रमुख स्रोत मिलता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पुरावस्तुओं की पहचान। पुरावस्तुओं की पहचान कैसे करते थे? जैसे कि मान लीजिए कोई इतिहासकार आया, ठीक ना, और वहाँ की भूमि खोदी, और वहाँ से मान लीजिए कि ये मार्कर निकल आया, ठीक है। अब मार्कर निकल आएगा तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है? मान लीजिए कि उस समय लकड़ी हो सकती थी, हड्डी हो सकती थी, और मान लीजिए कि और भी कुछ हो सकती थी, ये कैसे पहचानेंगे? कुल मिलाकर ये तो मानव निर्मित ही था। इसको पहचानने के लिए क्या करते थे कि आज की आधुनिक वस्तुओं से इसका क्या करते हैं? मैच करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि आज के आधुनिक जैसे कि ये मेरा आज का आधुनिक है और ये पुरातत्व से मिली हुई है, तो ये देख लेंगे कि ये आज मार्कर है, तो ये भी क्या है? मार्कर है। इससे क्या होता था? इससे पहचान हो जाती थी। चलिए अपने अब बुक की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को, एक एक हेडिंग को क्लियर करते आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको स्क्रीन पर एक हड़प्पाई मोहर दिख रहा होगा। लोग इसे सब समझने की भूल कर लेते हैं, लोग इसे वृषभ समझने की भूल कर लेते हैं। एक्चुअली ये वृषभ है नहीं, ठीक ना, ये एक यूनिकॉर्न नाम के जानवर है। यूनिकॉर्न मतलब क्या? एक सिंग वाला जानवर, एक सिंग वाला जानवर। ऐसा कोई जानवर इतिहास में न हुआ है न अभी है। यह एक काल्पनिक जानवर माना गया है, ठीक है। इस चित्र का हड़प्पा सभ्यता के मुहरे पर अधिक 75% से अधिक पाया गया है। यह हड़प्पा सभ्यता के अलावा चीन के सभ्यता, मेसोपोटामिया के सभ्यता में भी अधिक पाया गया है, ठीक है। लोग इसलिए इसको बताएं क्योंकि लोग इसे विषय समझने की भूल कर जाते हैं। एक्चुअली इसके बगल में देख रहे होंगे ऐसा कुछ बना होगा, इसलिए नहीं है, ये उनकी लिपि है, ठीक है, वो इनकी लिपि है, ठीक ना। इसको मछली मत समझ लीजिएगा, ये एक लिपि है, ठीक है। जो लिपि अभी तक भाव चित्रात्मक है, जो आपको पहले ही बताया है, ये भाव चित्रात्मक, इसको पढ़ा नहीं गया है, नहीं समझा गया है। हड़प्पा संस्कृति क्या है? पुरातत्वविद संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और एक विशेष कालखंड तथा भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं, इसे ही संस्कृति कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे निर्वाह करते थे उसको देख लेते हैं। निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनसे मछली भी शामिल है उनसे भोजन प्राप्त करते थे, ठीक है। जैसे पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद गेहूँ, जौ, राई, मटर, दाल, सफ़ेद चना, सरसों आदि से क्या करते थे? अपना उत्पाद करते थे, ठीक है। जानवरों से उत्पाद जैसे बैल, बकरी, भैंस और सुअर, यानी इसको बड़ा भी बोलते हैं, हिरन, घड़ियाल, मछली और कुबर वाला सार। सबसे फेवरेट यहाँ का कुबर वाला सार था, ठीक है।
ये लोग इसको पाला करते थे और इनको दूध और इनके मांस के तरीके से उपयोग करते थे। अगला हेडिंग देखते हैं, कृषि प्रौद्योगिकी। मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मिनी मूर्तियाँ यह इंगित करती है कि खेत जोतने के लिए वृषभ का प्रयोग होता है। आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा वृषभ, वो वृषभ है, ठीक है ना, कि पहले जो दिखाया गया था वो यूनिकॉर्न नाम का जानवर था, ठीक है। वृषभ का प्रयोग होता था। साथ ही बनवाली से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले। कहाँ से? बनवाली से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त कालीबंगन से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक है। कहाँ से? कालीबंगन से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे हल रेखाओं को दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे मान लीजिए कि कोई जुताई हो रहा है, ठीक है, ऐसे जुताई हो रहा है, ऐसे करके जुताई हो रहा है, तो ये ऐसे काटेगा तो ये क्या हो गया? समकोण पर ही काट रहा है। इसी को ना समकोण बोलते हैं। ये समकोण पर काटते थे, काटते हुए विद्वान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। जो एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि गेहूँ हो रहा है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? दूसरा कोई फसल होगा, जैसे कि यहाँ पर राई हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे जौ हो गया, ऐसे करके यहाँ पे खेती होती थी, ठीक है। यहाँ फसलों की कटाई के लिए पत्थर के फलकों का उपयोग किया जाता था। पत्थर के फलकों का प्रयोग किया था। फसलों की कटाई के लिए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे। पत्थर खोज के लिए आए और उसका क्या करते थे? नोकीला बनाकर उसको क्या करते थे? फसल को कटाई करते थे, ठीक है। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित था। जैसे फसलों की कटाई के लिए पत्थर के फलकों का उपयोग करते थे, ऐसे ही सिंचाई के लिए पाकिस्तान में सोरतधई नामक स्थान हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? सोरतधई नामक स्थान से नहरों के कुछ अवशेष मिले जिससे सिंचाई की जाती होगी, ठीक ना। उस समय क्या होता था ना कि जैसे बारिश का पानी आया तो उसको क्या हुआ? एक जगह जमा करके, नहर चाहे कुओं में जमा करके, उससे क्या होता था? सिंचाई की जाती थी, ठीक है। चलिए इसके आगे हम अगला टॉपिक मोहनजोदड़ो के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। आज तक यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्द ही हमारा वीडियो आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।